हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एक एक्चुअली ग्रुप ऑफ टॉपिक्स है। छोटे छोटे से जो टॉपिक्स बचे हुए थे हमारे केमिस्ट्री में वो आज हम कंपाइल अप करेंगे और खत्म करेंगे हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्लास से हम लोग उठाने वाले हैं एक प्यारा सा सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, बायो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज से मैं आप लोगों को एक रिवीजन का टॉपिक भी दूंगी जिससे नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं पूछूंगी कुछ एमसीक्यूज। एक सजेशन आया था कमेंट बॉक्स में जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम हर बार आप कुछ ना कुछ रिवीजन का टॉपिक दे दीजिए। ठीक है, उसी के लिए मैं इस बार से एक रिवीजन का टॉपिक भी साथ में दे दूंगी क्लास के बाद में, तो हमारा रिवीजन भी साथ साथ में होता चलेगा। और आखिरी में जब हमारे तीनों सब्जेक्ट्स बेटा कवर हो जाएंगे तब हम लोग लेंगे एक फटाफट सी प्यारी सी एक मैराथन क्लास जिसमें हम लोग सब कुछ एक साथ कवर करेंगे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से होने वाला है कवर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा फिजिक्स का पूरा जर्नी। आज हम लोग केमिस्ट्री को चलो समराइज करते हैं, बंडल अप करते हैं। कौन से वो छोटे छोटे से जो टॉपिक्स थे जो बचे हुए थे जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हमारे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हर साल करीब 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही है इससे, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको कवर करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे आसपास में चीज़ें मौजूद होती हैं उनकी केमिस्ट्री को तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आज हम वो कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग सोल्यूशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन सोल्यूशंस का जो स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन की, जिसकी शुरुआत हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ में। और ये रहा हमारा पहला स्लाइड। देखो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग मेजरली समझने वाले हैं पोल्यूशन को। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन सुन के ही एक नेगेटिव सा हमारे दिमाग में थॉट आता है। नेगेटिव थॉट का मतलब यहाँ पे क्या है कि अनवांटेड चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं जो हार्म कर सकती हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को और बाकी सारी चीजों को, वो हमारा पोल्यूशन कहलाती है। यानी कि डेफिनेशन से समझते हैं बच्चा, इट इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर surroundings, undesirable unwanted changes in our surroundings that have harmful effects on plants, animals and human beings। हमारे आसपास ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो हमें हार्म कर सकती हैं, वो चीजें हमारी अनडिजायरेबल जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं पोल्यूशन। और पोल्यूशन को कॉज कौन करता है? तो वो कॉज करते हैं हमारे पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वो चीजें जो पोल्यूशन करवाते हैं पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं। पोल्यूटेंट्स कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैसियस। कौन से अलग अलग टाइप ऑफ पोल्यूशंस होते हैं, उनको कॉज करने वाले कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, हर एक के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं एक एक चीज मैं बताऊंगी। ठीक है, अब present in higher concentration it can be produced due to human activities or natural happenings। ठीक है, नेचुरली भी pollutants हमारे एनवायरनमेंट में हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप के हमारे पोल्यूशंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो बच्चा हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट, जो हमारी एयर होती है उसमें जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, अर्थ में जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं उसमें सबसे नीची वाली जो लेयर होती है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ से पे ये पूरे वेदर चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहली लेयर वो होती है बेटा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बींग्स अलोंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स लिव। सबसे नीचे वाली जो हमारी एटमॉस्फेयर की परत होती है जो 10 किलोमीटर तक फैली होती है, अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर 10 किलोमीटर तक, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब इट कंटेन्स एयर, इट कंटेन्स वाटर वेपर्स, इट कंटेन्स क्लाउड्स। जो भी सारे वेदर फिनोमिनन्स वगैरह हो रहे होते हैं वो यहीं पे हो रहे होते हैं। ठीक है, अब द पोल्यूशन इन दिस रीजन इज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैसेस, स्मोक, फ्यूम्स, स्मॉग एक्सेट्रा। यहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा होता है अब हम उसको समझने वाले हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर
ट्रोपोस्फेयर में पोल्यूशन के लिए। ठीक है, इसको समझने से पहले सबसे पहले एक और लेयर समझो। ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे नीचे वाली लेयर हो गई। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर मौजूद होती है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहां पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर मौजूद होती है, ओजोन परत मौजूद होती है, जिसके बारे में हमें पता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम बहुत सारी जगह सुनते रहते हैं। ओजोन लेयर जो डिप्लीशन होता है उसकी वजह से जो हार्मफुल यूवी रेज हैं जिससे हमें ओजोन लेयर बचा रही होती है वो भी धरती पे आ जाती है और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओजोन परत बेटा कहाँ होती है, ओजोन लेयर कहाँ होती है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और इसके पोल्यूशन के बारे में भी हम समझने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर? 10 to 15 किलोमीटर अबव द सी लेवल। 10 किलोमीटर तक क्या थी? ट्रोपोस्फेयर थी, जहां पे हम रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ में रहने वाले रहते हैं, जहां पे क्लाउड्स हैं, जहां पे हमारी विंड चलती है, वो कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर वाली लेयर, ठीक है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक वाली लेयर जो है जहां पे ओजोन लेयर मौजूद होती है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर और यहाँ पे होने वाले पोल्यूशन को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन से। तो ये कहाँ की वजह से क्यों होता है? ये होता है बेटा ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स अलोंग विद सॉलिड पार्टिकल्स जैसे डस्ट हो गया, मिस्ट हो गए, फ्यूम्स हो गए, स्मोक हो गए, इन सब की वजह से ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन हो रहा होता है। ठीक है, जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं अलग अलग, किसकी वजह से? अनबर्न्ड हमारा फ्यूल रह गया, हाफ बर्न्ड फ्यूल रह गया, या फिर हमारा जो कोल होता है जब वो बर्न होता है अनबर्न्ड रह जाता है, हाफ बर्न होता है, तब हमारे अलग अलग ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं। देखते हैं कौन से बनते हैं। शुरुआत हम करते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स के साथ में और ये दो तरीके से बन सकते हैं। या तो जब कोल, ऐसा कोल जलाया जाए जिसमें सल्फर हो तो उसके बर्न होने की वजह से हमारा सल्फर का ऑक्साइड बनता है। दूसरा तरीका हमारा होता है कि ये वोल्केनिक इरप्शन के टाइम भी निकल रहा होता है और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा उनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखो। सल्फर का ऑक्साइड जो होता है वो पॉइजनस होता है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ये गैस, दोनों के लिए ही हार्मफुल होती है एट वेरी हाई कंसंट्रेशन। ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, जैसे अस्थमा हो गया, जैसे कि एम्फाइसेमा हो गया। तो ये सारी किसकी वजह से हो रही होती हैं? सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से हो रही होती हैं। उसके बाद में इट कॉजेज इरिटेशन टू द आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस, आंखों में चुभती है ये गैस। ठीक है, रेडनेस कॉज करती है, आंसू निकालती है। ठीक है, ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी के साथ में आई में भी इफेक्ट करती है। एट हाई कंसंट्रेशन इट लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ द फ्लावर बड्स। जो फ्लावर के बड्स होते हैं वो अगर स्टिफ हो जाएंगे तो उनके खिलने में दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी हमारा एक हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। तो कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए हमारे? सबसे पहला तो हमारा हो जाता है कि ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही हार्मफुल है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये आंखों में चुभता है, टीयर्स कॉज करता है, रेडनेस कॉज करता है और साथ ही साथ में इसका हायर कंसंट्रेशन फ्लावर बड्स को स्टिफ कर देता है और उनके ब्लूमिंग में इंटरप्शन देता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमने बात कर ली सल्फर के ऑक्साइड्स की। अब हम बात करते हैं बच्चे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO और NO2। ठीक है, अब इनको देखो कि इनके सोर्सेज क्या हैं। लाइटनिंग डिस्चार्ज जो होता है बेटा, जो बिजली कड़कती है, वो रिजल्ट करती है हमारे N2 और O2 के मॉलिक्यूल को मिलकर क्या बनाने में? NO बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। तो वहां से हमारा लाइटनिंग डिस्चार्ज की वजह से ये हो गया। और कंबशन ऑफ गैसोलीन जो होता है, ऑटोमोबाइल्स में जो गैसोलीन डलता है उसके हमारे कंबशन की वजह से और हाइड्रोकार्बन्स के बर्न होने की वजह से भी ये बन रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने समझा था जब हम लोगों ने कार्बन पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जब कंबशन होता है इन सब का, तब ये व्हीकल्स में व्हीकुलर पोल्यूशन जो हम बोलते हैं, यहाँ से क्या निकल रहा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रहे होते हैं। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं?
नाइट्रोजन ऑक्साइड इटसेल्फ हार्मफुल नहीं होती है, बट नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है, जो NO है हमारा, वो खुद इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है बच्चे, ठीक है। इट इज वेरी अनस्टेबल एंड इट चेंजेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एक्चुअल में टॉक्सिक है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है और इसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो सबसे पहला ये हमारा जो ओजोन लेयर है उसके साथ में रिएक्ट कर लेती है और डिक्रीज कर देती है उसकी डेंसिटी। ओजोन लेयर का क्या बेनिफिट होता है बेटा, ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचा रही होती है, उसमें ये उसकी थिकनेस जो है ओजोन लेयर की उसको कम करती है, ठीक है। उसके बाद में ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है, जिस तरह हमारी सल्फर डाइऑक्साइड इफेक्ट कर रही थी। उसके बाद में एट हायर कंसंट्रेशंस ये हमारी जो प्लांट की लीव्स हैं उनको भी डैमेज करती है और साथ में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है बेटा उसको भी कम कर रही होती है, तो यानी कि बहुत ही हार्मफुल गैस हो जाती है, ठीक है। ये रबर में क्रैक्स लेकर आती है, रबर जो होता है उसमें क्रैक्स लेकर आती है ये। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स, जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत हार्मफुल हो जाती है ये, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा था, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा था। नाइट्रिक ऑक्साइड इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हार्मफुल कौन हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल होता है इसलिए वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है और उसके इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा होता है, ओजोन लेयर को भी इफेक्ट कर रहा होता है। हायर कंसंट्रेशन पे ये फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स को डैमेज कर रहा होता है और टेक्सटाइल फाइबर्स और मेटल्स पे भी ये हार्मफुल इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिए, क्या ऑक्साइड्स देख लिए, सल्फर के ऑक्साइड्स देख लिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख लिए। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की वजह से कैसे हो रहा होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेनली मेड of carbon and hydrogen. Incomplete combustion of fossil fuel in industry and thermal power plants and the exhaust जो होता है automobiles का, these releases hydrocarbons into the atmosphere which are constantly causing pollution. यहाँ पे important बात क्या है कि जो combustion है वो incomplete हो रहा है और incomplete combustion की वजह से क्या हो रहा होता है, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कैंसर तक कॉज करा सकते हैं। एक मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन जो हमारी एक हाइड्रोकार्बन है वो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उनका क्या इफेक्ट हो रहा होता है, ये हम आगे अभी समझेंगे, ठीक है। अभी ये समझो कि जो एक हाइड्रोकार्बन है जो कि मीथेन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। दे हम प्लांट्स इन वेरियस वेज, ठीक है, प्लांट्स पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे टिश्यूज का ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, लीव्स का जो है वो शेडिंग करवा रहे होते हैं। यानी कि ओवरऑल हाइड्रोकार्बन आ कहाँ से रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। जो हमारे फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स जिनको जला के हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है, उनका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, वो पूरी तरह से जल नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जल पा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन छोड़ रहे हैं जो इतने हार्मफुल हैं कि वो कैंसर तक कॉज करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमें समझना जरूरी था यहाँ पे। अब देखो इसके बाद में अगर हम कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो कार्बन के ऑक्साइड्स में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्चुअल में कितना मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.03% मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं, सबसे पहला बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि लाइमस्टोन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके डीकम्पोजिशन से। एमिटेड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही थी, ठीक है। CO2 इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन एज वेल, ठीक है। हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एक्सेल तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रहे होते हैं, तो वहां से, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स बेटा क्या हो जाते हैं अगर इस गैस का ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअल में इंक्रीज करता है हमारा CO2 लेवल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत बड़ा सा टर्म है हमारा ग्लोबल वार्मिंग,
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग बाद में डिटेल में अभी समझने ही वाले हैं कुछ स्लाइड्स के बाद में। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो CO2 के इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन की वजह से होती है। अगर हम पेड़ों को काट देंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए ही उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता है। इंसान पेड़ों को काट के अपनी जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उल्टा उसी के ऊपर बैकफायर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद में कार्बन, अगर मैं मोनोऑक्साइड की बात करूं तो ये कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है, लेकिन ये हमारी हार्मफुल भी होती है। ठीक है, कलरलेस ओडरलेस है, दिखता नहीं है ये वाला राक्षस हमें, लेकिन हार्मफुल जरूर होता है और बहुत हार्मफुल होता है। सबसे पहले इसके मेजर सोर्सेज की बात करते हैं तो ये ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकलती है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकुलर पोल्यूशन। उसके बाद में इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल एंड वुड, पेट्रोल एक्सेट्रा। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब क्या, पूरी तरह से अच्छी तरह से अगर ये बर्न नहीं हुआ है, अगर नहीं जला है तो रिलीज होता है। एंड बाय द डिसोसिएशन ऑफ CO2 एट हायर टेम्परेचर, CO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन अलग। ठीक है, तो वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही होती है। हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेती है। ठीक है, ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑक्सीजन दिखेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा, अगर दोनों दिखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ हो जाता है। ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल हमारा क्या होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीजन को अगर वो कंबाइन नहीं होने देगा तो फिर वो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। इट्स कंसंट्रेशन इन ब्लड व्हेन रीचेस टू 3 to 4%, अगर 3 से 4% भी हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है बच्चे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये अगर हमारे ब्लड में 3 से 4% भी अगर बच्चे हो जाता है तो बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए इसे हमें हमारे खून से तो दूर ही रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को ये हटा के खुद हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी एफिनिटी ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद में द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू हेडेक, वीक आईसाइट, ठीक है, नर्वसनेस। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो बहुत ज्यादा वीकनेस हमें फील होने लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाएगा शरीर के एक एक हिस्से तक, तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो वीकनेस होगी, नर्वसनेस होगी और वीक आईसाइट तक हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज अराउंड 100 ppm और मोर। ठीक है, तो प्लांट्स के ऊपर भी ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रही होती है। तो यहां हम लोगों ने बात कर ली है कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब देखो, अब आ जाता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो कि हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, कुछ गैसेस होती हैं जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो किस तरह से काम कर रही होती हैं, इसको इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट वेरी हार्मफुल टू अस, इट इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। ह्यूमन इंड्यूस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो इनहैंस कर देता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर इनहैंस हो जाता है बच्चे, तो वो हार्मफुल होता है। जनरली हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो हमारी अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सन जब अपनी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर डालता है तब ये अर्थ उसको वापस रिटर्न बैक भी करेगी। ठीक है, इससे टकराकर वापस हीट जाएगी, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की परत होती है बच्चे, ये उसकी जो हीट है, सोलर जो हीट है, उसमें से कुछ हीट को अपने पास भी रख लेती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो सन की जो रेडिएशन आएगी वो वापस चली जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बच्चे बहुत कम हो जाएगा। कुछ हमें हीट को अपने अर्थ के पास में भी रखना है, और ये जो गैसेस हैं ये पूरी हीट जो है उसको वापस नहीं जाने देती, कुछ हीट को अपने पास में ही रख लेती हैं, तो टेम्परेचर एक मेंटेन होकर रहता है हमारी अर्थ का। लेकिन अगर ये वाली हमारी जो गैसेस हैं ये बढ़ जाएंगी, ठीक है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये बहुत सारी हीट को अपने पास रख लेंगी। ठीक है, ये बहुत
कम हीट को वापस जाने देंगी। हमें इतनी ज्यादा हीट की जरूरत भी नहीं है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, थोड़ी बहुत जो ये पहले हीट रोक रही थी उतनी हीट फिर भी काफी थी। ज्यादा गैसेस आ गई भैया, अब ये ज्यादा हीट को रोक लेंगी और ज्यादा हीट को रोक लेंगी तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है बच्चे वो बढ़ जाएगा, और अगर वो बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं, वो मेल्ट होंगे तो सी लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो फॉरेस्ट फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबली हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ये सन से आने वाली रेडिएशन को पूरी तरह से वापस नहीं जाने दे रही, बहुत मेजर अमाउंट उसका अपने पास ही रख ले रही हैं, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज मोर देन व्हाट इज नीडेड, ठीक है। यहाँ पे देखो, मोर रीमिटेड हीट, यानी कि ज्यादा हीट ही अपने पास में यहाँ पे रख ले रही हैं। ये है बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कौन कौन सी ऐसी गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो होती है मीथेन, वो होती है ओजोन, वो होती है वाटर वेपर्स, वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और भी गैसेस होती हैं, ये कुछ मेजर गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पे मीथेन की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स था जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी वजह से रिलीज होते हैं। वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इज मीथेन। इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है हमारे फॉसिल फ्यूल्स का, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, दे हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप सम ऑफ द हीट रेडिएशंस दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ, दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस एंड द इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा तो ये क्या करवा रहा होता है? ग्लोबल वार्मिंग करवा रहा होता है। चलो अब देखो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ये बेचारा प्यारा सा पोलर बेयर है, ठीक है, इसका घर तो कहाँ है? इसका घर तो वहीं ग्लेशियर्स में है, लेकिन वो मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं, टेम्परेचर पूरा ओवरऑल ही हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, और क्लाइमेट चेंज के जितने हार्मफुल इफेक्ट्स हमें इन कुछ सालों में देखने को मिले हैं वो बहुत ज़्यादा मोर प्रोनाउंस्ड है। इसीलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं, ठीक है, टाइम टाइम पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, उसके बाद अभी रिसेंटली किगाली एग्रीमेंट आया था जिसके बारे में आपको एनवायरनमेंट में राहुल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के, इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें पोल्यूशन को थोड़ा कंट्रोल करना है। इसीलिए पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे नॉर्म्स आए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से बचना है, क्योंकि जो अर्थ है हमारी उसमें हमें सस्टेनेबली रहना है, यानी कि हमें आगे वाली जनरेशन्स के बारे में भी सोच कर रहना है। अगर इसी कंडीशन से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो इसी कंडीशन से चलता रहेगा, इसी दर से चलता रहेगा, तो जो एवरेज टेम्परेचर अभी पिछले डिकेड में अराउंड 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर वो और ज्यादा बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना कि हम उस पर इफेक्टिव मेजर्स भी नहीं ले पाएंगे। अभी वो टाइम है जब इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, इसीलिए दिस इज द राइट टाइम फॉर टेकिंग प्रॉपर एक्शंस। नेक्स्ट, एसिड रेन की अब बात करते हैं कि एसिड रेन क्या होती है। हमारी जो नॉर्मल रेन होती है वो उसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई होती है। अब देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो एसिडिक होती है, वो रेन को हल्का सा एसिडिक बनाती है, लेकिन कुछ अगर उसमें और गैसेस मिल जाएं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं जब वो वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तब वो नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। जब ये टाइप के एसिड्स भी हमारे एसिड रेन में, जब नॉर्मल रेन में मिल जाते हैं तब वो बना रहे होते हैं बच्चे एसिड रेन। एंड एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर मॉन्यूमेंट्स लाइक द वंडर। जो हमारे इंडिया का जो सबसे खूबसूरत है मॉन्यूमेंट वो है ताजमहल, उसको येलोइशनेस जो उस पर आ गई है वो भी किसकी वजह से आई है? एसिड रेन की वजह से आई है, ठीक है। और एसिड रेन का कॉज कौन है? ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, पानी के साथ मिलकर बेटा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और ये एसिड्स जो होते हैं ये बारिश के पानी में मिलकर बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। इनको थोड़ा समझते हैं। व्हेन द pH of rain water drops below 5.6 it is known as acid rain,
ठीक है, हम लोगों ने पीएच स्केल में पढ़ा था कि 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे हम जाते जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। एसिड रेन का जब हमारा एसिडिटी नॉर्मल रेन का 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक, जैसा मैंने बताया नॉर्मल रेन थोड़ी सी एसिडिक होती है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी, वो भी हमारी पानी में मिलकर एसिड बना लेती है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम लोगों ने देखा कि ये एक टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं, ये पानी में मिलकर हमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे होते हैं, विच आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं एसिड रेन के? देखो ये बेचारी इतनी सारी मछलियां मरी हुई पड़ी हैं, एक्वेटिक लाइफ को एसिड रेन बहुत सीवियरली इफेक्ट करती है। वो प्लांट्स को देखो कैसी हालत में है बेचारी, ये मॉन्यूमेंट हमारा सुंदर सा जो ताजमहल है इसमें येलोइशनेस आ गई है इसके मार्बल के ऊपर। ठीक है, ये सब किसकी वजह से हुआ है? एसिड रेन की ही वजह से हुआ है। तो इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स एज इट डिसॉल्व्स एंड वॉशेस अवे द न्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड फॉर देयर ग्रोथ, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए यूजफुल होते हैं उनको डिसॉल्व करके वॉश अवे कर देता है। ठीक है, इट हैज वेरी बैड इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एज आई टोल्ड यू। ठीक है, एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ स्टोन और मेटल, स्टोन और मेटल से जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उनको सीवियरली इफेक्ट करता है। ताजमहल जो है हमारा, वो हमारा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की, जो कि हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन, उनकी हम बात करते हैं। अब इसमें बेटा दो तरह के हमारे पार्टिकल्स रहते हैं, एक होता है वाइबल जो कि होते हैं लिविंग। ठीक है, दीज आर द माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिस्पोज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, मोल्ड्स, एल्गी वगैरह। ठीक है, और नॉन वाइबल यानी कि नॉन लिविंग, तो इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें स्मोक आ जाता है हमारा। ठीक है, स्मोक हमारा किसका मिक्सचर है? सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, जो कंबशन जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे बन रहे होते हैं स्मोक पार्टिकल्स। ठीक है, वो हमारे स्मोक के अंदर आते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोक हो गया, या फिर हमारा बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से जो स्मोक निकलता है। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे फाइनेस्ट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ओवर 2 ग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे 2 mm आएगा। ठीक है, इन डायमीटर। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। मिस्ट क्या होता है बेटा? ये होता है स्प्रे। मिस्ट यानी कि हमारा स्प्रे होता है ना, मिस्ट वाले परफ्यूम्स होते हैं। ठीक है, स्प्रे ऑफ लिक्विड्स लाइक हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ओवर द प्लांट्स। ठीक है, जो हम हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर, उसमें से जो छोटे फाइन लिक्विड पार्टिकल्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिस्ट बोलते हैं। फ्यूम्स क्या होती हैं बेटा? दीज आर जनरली रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय मेटलर्जिकल ऑपरेशंस और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं बेटा? पार्टिकुलेट हम पॉल्यूटेंट्स को समझ रहे हैं, पार्टिकल जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स के। ठीक है, उसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा वाइबल यानी कि जो लिविंग होता है, और एक होता है नॉन वाइबल। नॉन वाइबल में कौन कौन आ जाता है? डस्ट आ जाती है, स्मोक्स आ जाता है, मिस्ट आ जाता है, फ्यूम्स आ जाता है। ठीक है, अब देखो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं इन पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर फाइन पार्टिकल्स हैं जो हमारे 5 माइक्रोन से भी छोटे हैं, ये लंग्स तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, और लंग्स तक पेनिट्रेट कर कि ये बहुत सारी लंग की डिजीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, लंग कैंसर तक ये कॉज कर देते हैं। उसके बाद में सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ बिगर साइज कैन हिंडर द सन रेज फ्रॉम कमिंग टू द अर्थ। बड़े बड़े साइज के अगर पार्टिकल्स होंगे, इतने बड़े नहीं, थोड़े कंपैरेटिवली हमारे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उससे अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो सन रेज को अर्थ तक नहीं आने देते हैं। सन रेज को अगर अर्थ तक नहीं आने देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको लोअर कर देते हैं, और जो वेदर है उसको फॉगी बना देते हैं। ठीक है, दे कैन लोअर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड दे कैन मेक द वेदर वेरी फॉगी। ठीक है, ये हमें समझना जरूरी था। अब देखो ये है पिक्चर हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली की, जो सिर्फ हमारी इंडिया की कैपिटल नहीं बल्कि हमारे पूरे वर्ल्ड की स्मॉग कैपिटल बनने जा रही है।
और ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली में, ये स्मॉग क्या होता है, वहां पे हमें विजिबिलिटी बहुत कम दिखती है। देखो यहाँ पे नॉर्मली ही विजिबिलिटी इतनी कम होती है, अगर तुम दूर दूर की बिल्डिंग्स देखोगे तो वो तुम्हें ऐसी धुंधली दिखेंगी, और ये क्यों दिखती हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग। अब ये स्मॉग क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। स्मॉग किससे बन रहा है, स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन रहा होता है, स्मॉग बन रहा होता है। दो प्रकार का होता है बेटा ये, एक होता है क्लासिकल और एक होता है फोटोकेमिकल। अब इसके बीच का डिफरेंस समझो। क्लासिकल स्मॉग क्या होता है, ये हमारा कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में बन रहा होता है, ठंडा और ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या बन रहा होता है, हमारा क्लासिकल स्मॉग। अब ये इट कंटेन्स स्मोक, fog and sulfur dioxide. It is also known as reducing smog. हम जो क्लासिकल स्मॉग है उसको रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं और फोटोकेमिकल स्मॉग को ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और इनके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ये ऐसा स्मॉग होता है जो सनलाइट का जो एक्शन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, उसकी वजह से ये बन रहा होता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तब हमारे जो स्मॉग है उसका जन्म होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग का नाम से ही समझ में आ रहा है, फोटो यानी कि सनलाइट और केमिकल यानी कि केमिकल के ऊपर ये एक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ से निकल रहे होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो जड़ है जिसके ऊपर सनलाइट एक्ट कर रही है वो कहाँ से निकल रही है, वो हमारे कंबशन से निकल रही है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है हमारे व्हीकल्स का, ठीक है, व्हीकल्स में जो फ्यूल होता है उसका। अब इसका हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का बना होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या समझा हम लोगों ने, दो प्रकार के स्मॉग, एक क्लासिकल स्मॉग, एक फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या फर्क है, क्लासिकल स्मॉग हमें कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में मिल रहा होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग मैम हमें फोटो का मतलब समझ में आ ही रहा है, सनलाइट की वजह से, जब सनलाइट हमारी गिर रही होती है किस पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे और साथ साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे। अब ये दोनों जिसके ऊपर सनलाइट गिर रही है कहाँ से बन रही है, व्हीकल से बन रही है, ठीक है। व्हीकुलर पॉल्यूशन या फिर इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकलता है उससे बन रही होती है, इन पे सनलाइट गिरती है और रिजल्ट किस में करती है, फोटोकेमिकल स्मॉग में, ठीक है। ये समझना जरूरी था। अब इनके और भी नाम होते हैं, हम हमारे क्लासिकल स्मॉग को लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसको लॉस एंजलिस स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। और इस पे बेटा लगा लेना स्टार, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। नीचे एक टैगलाइन भी लिखी हुई है, लव इज इन द एयर बट द एयर इज हाईली पोल्यूटेड, स्टॉपिंग पोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। चलो अब देखो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे फोटोकेमिकल स्मॉग के। तो ये कफ कॉज करवा सकता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करा सकता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इरिटेशन कॉज करवा सकता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं बेटा, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं जिससे जो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट हो जाए, कंबशन पूरी तरह से हो जाए। इनकम्प्लीट नहीं होगा अगर तो हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे या फिर हमारे अलग अलग ऑक्साइड से सल्फर नाइट्रोजन के वो भी रिलीज नहीं होंगे, वो रिलीज नहीं होंगे तो सनलाइट किस पे काम करके स्मोक बनाएगी, किसी पे भी नहीं, ठीक है। तो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर्स टू चेक द रिलीज ऑफ बोथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। अब सम प्लांट्स लाइक वाइटिस, पाइनस, जूनिपेरस, क्यूरकस पाइरस कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयरफॉर देयर प्लांटेशन इज डन। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मेटाबोलाइज कर देते हैं, ठीक है। उनको उसको अगर मेटाबोलाइज कर देंगे तो वो एटमॉस्फेयर में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। कौन से प्लांट्स हैं उनके एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। चलो अब देखो, ओजोन लेयर जो है हमारी, जो कि कहाँ मौजूद होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है,
ठीक है, ये किस काम आती है, ये यूवी लाइट से हमें बचाती है। क्या सारी यूवी लाइट से बचाती है? तो बेटा यूवी जो रेज होती हैं हमारी वो 3 प्रकार की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। यूवी सी को तो ये बिल्कुल भी नहीं आने देती है, सिर्फ 1% उसका आ पाता है, 99% यूवी सी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। देखो सबसे कम इसको आने देती है अर्थ तक। यूवी बी की अगर हम बात करें तो ये इसको 10% आने देती है, 90% इसको 90% एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर यूवी ए की बात करूं तो इसको 50% एब्जॉर्ब कर लेती है, 50% आने देती है। यूवी सी और यूवी बी बहुत ज्यादा हार्मफुल यूवी रेज होती हैं, इनसे हमें ओजोन लेयर बचा रही है, इसीलिए हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। यूवी सी और यूवी बी स्किन कैंसर जैसी डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। अब देखो इस बात को समझो कि ओजोन लेयर में हम बोलते हैं ओजोन होल जो कि अंटार्कटिका के ऊपर देखा जाता है, तो क्या वो ओजोन होल एक्चुअली में एक होल है? नहीं बेटा, वो एक्चुअली में एक होल नहीं बन गया है उसमें, बल्कि वो थिकनेस में कमी है। अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है कि जो ओजोन की पूरी परत है उसकी थिकनेस में थोड़ी कमी आ गई है अंटार्कटिका के ऊपर, और उस थिकनेस में कमी को ही बेटा ओजोन का होल बोला गया है। एक्चुअल में वहां पे कोई होल मौजूद नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज, 16 सितंबर को हम ओजोन डे के नाम से भी मनाते हैं, और इसको तुम लोग याद रख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रेटोस्फेयर में किसको पढ़ते हैं, ओजोन लेयर को पढ़ते हैं। तो ओजोन अब बनती कैसे है इसको यहाँ पे देखो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो बेटा ओजोन जो हमारी होती है वो यूवी रेडिएशंस की मदद से ही बन रही होती है। जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो हमारे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो O2O ऑक्सीजन होते हैं हमारे, ठीक है, जो मिले हुए होते हैं, इसके ऊपर वो काम करती है और एक ऑक्सीजन के एटम को अलग कर देती है। देखो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इसके ऊपर हमारे सनलाइट ने काम किया और इसको 2 ऑक्सीजन के एटम्स में तोड़ दिया। अब ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाके 3 ऑक्सीजन एटम्स का एक ग्रुप बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन क्या होता है बेटा, O3 होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटा, उसमें से ये जो एक एक ऑक्सीजन का एटम है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चला गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चला गया, और इसने 2 हमारे क्या बना लिए, ओजोन के मॉलिक्यूल बना लिए। ओजोन हमारा थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ये, और ये डिकम्पोज हो जाता है, वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है। इसी तरह से बनना और बिगड़ना चलता रहता है हमारे ओजोन का। Thus there exists an equilibrium between production and decomposition of ozone molecules। ऐसा नहीं है कि ओजोन बनती जा रही है, ओजोन की परत बढ़ती ही जा रही है विड्थ में, ऐसा नहीं होता। वो जितनी बन रही है उतनी बिगड़ भी रही है, ठीक है, जितना ज्यादा वो बनती जा रही है, हमारे यूवी रे जब पड़ रही है, ऑक्सीजन को स्प्लिट कर रही है, उससे जैसे जैसे बनती जा रही है वैसे वैसे वो डिकम्पोज भी होती जाती है, ठीक है। जो ओजोन का मॉलिक्यूल रहता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो डिकम्पोज भी साथ साथ में होता जाता है। यही है हमारे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन की प्रोसेस। अब देखो, what are the causes and what are the effects of ozone layer depletion। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो हमारे एसीज हम चलाते हैं या जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, उनसे रिलीज होने वाले जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं। अब स्टेप 2, जो CFCs होते हैं वो यूवी रेज के थ्रू ब्रेक हो जाते हैं और क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन अलग हो जाता है जब उसके ऊपर यूवी लाइट का फंक्शन आता है। उसके बाद में जो एक्टिव क्लोरीन के एटम्स होते हैं वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं, दस कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्लोरीन एटम था, ओजोन लेयर, वो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उसको तोड़ देता है, ठीक है। ओजोन का मॉलिक्यूल अगर टूट गया तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देंगे और ओजोन की जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, ठीक है। स्टेप 4, मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ दस थ्रेटनिंग द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। जो यूवी रेज हैं, अब अगर थिकनेस यहाँ पे ओजोन लेयर की कम हो गई तो यूवी रेज ज्यादा आ पाएंगी जिसको ओजोन लेयर पहले एब्जॉर्ब कर रही थी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन।
अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओजोन ब्लैंकेट इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द रीचिंग द अर्थ, हमें पता है, बट इन recent years there have been reports of depletion of this layer due to presence of certain chemicals in the atmosphere like chlorofluorocarbons, like nitrogen oxides, like chlorine, like CCl4। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर का जो परत है वो कम होता जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल्स व्हिच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन में तो कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन पहले भी हो रही थी, अनस्टेबल थी, लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो उस पर एक्ट कर जाएगा और उसको कैटलाइज कर देगा प्रोसेस को, और ज्यादा ऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इफेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के, सिंपल सा है, जिन यूवी रेज को वो रोक कर रख रखा था, अब वो यूवी रेज अंदर आ जाएंगी और वो बहुत सारी हार्मफुल डिजीजेस करवा सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर, जैसे कि सनबर्न, जैसे कि एजिंग ऑफ स्किन, जैसे कि कैटरेक्ट। यूवी रेडिएशंस कैन किल मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स, जो हमारे वाटर बॉडीज में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको डैमेज कर सकता है, फिश को डैमेज कर सकता है, फिशेस को मार सकता है। इट कैन डिक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल बाय इंक्रीजिंग द इवेपोरेशन, ठीक है, सरफेस वाटर का ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा, ज्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा तो जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे सॉइल का वो कम हो जाएगा, तो वहां पे भी हार्मफुल हो जाता है। एंड इट कैन डैमेज द पेंट्स एंड फाइबर्स कॉजिंग देम टू फेड फास्टर, ठीक है। देखो जो पेंट्स, देखो मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ कि जो हमारा मून है, ठीक है, मून की सरफेस पे तो कोई ओजोन लेयर है नहीं। अब ओजोन लेयर अगर वहां पे नहीं है तो वहां पे सन के बहुत सारे यूवी रेडिएशंस गिर रहे होंगे, सीधे गिर रहे होंगे। तो जो अमेरिका ने अपना फ्लैग लगाया था ना, जब सबसे पहला इंसान जब कदम रखा था, जिसने सबसे पहले मून के ऊपर, ठीक है, उसने अमेरिका का एक झंडा गाड़ दिया था। अब अमेरिका का जो झंडा है ना वो पूरा अभी सफेद हो गया एकदम। क्यों? क्योंकि जो पेंट था वो सारा उड़ गया, वो सारा फेड हो गया। किसकी वजह से? यूवी लाइट्स की वजह से। ऐसा हमारे अर्थ पे होता है ना? नहीं होता, क्योंकि यूवी लाइट्स जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको सन बचा लेता है हमें उनसे, ठीक, सन सॉरी, जो ओजोन लेयर है वो हमें बचा लेती है उन हार्मफुल यूवी रेज से। इसीलिए हमारे पास जो झंडा लगा हुआ है ना उसका कलर फेड नहीं हुआ है, लेकिन मून के ऊपर अगर ऐसा कुछ भी लगाओगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा ड्यू टू हार्मफुल यूवी रेज। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंट्स जो होते हैं उनको फेड करवा देता है, फास्टर फेड करवा देता है कौन? हमारे यूवी रेडिएशंस अगर आ जाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद में देखो वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन देखो कितना पल्यूट कर दिया है हम लोगों ने वाटर बॉडीज को भी अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। यहाँ पे भी तो कुछ जानवर रहते हैं, यहाँ पे भी तो कुछ जीव रहते हैं, वो कैसे सांस लेंगे अगर इतना ज्यादा पोल्यूशन हम वाटर में कर देंगे तो। वाटर पोल्यूशन के बारे में अब हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो, presence of undesirable materials in water which is harmful for the human beings and plants is known as water pollution। यहाँ भी हमें खुद की ही पड़ी है, वाटर में एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो भी बहुत हार्मफुल, वो भी बहुत हार्म हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज फॉरेन मटेरियल्स। अब देखो लिस्ट, दिस इज द लिस्ट ऑफ मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो इसको एक बार देखते हैं। पॉल्यूटेंट कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कहाँ से आ रहे हैं? डोमेस्टिक, जो हमारा घर का कचरा होता है वहां से, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या फिर डंग हीप से आ रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पॉल्यूट कर देते हैं। या फिर अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो वो भी हमारे डोमेस्टिक सीवेज से आ रहे होते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो सीधे पूरे रिवर में डाल देती हैं अपना कचरा, वहां से। डिटर्जेंट्स जो है या फिर डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट अगर बढ़ जाएगा हमारा तो बाद में हम देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन जैसी प्रोसेसेस हो जाती हैं। क्या होता है समझेंगे, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे वो कहाँ से आते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर से आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का भी प्लांट जो हमारे वाटर बॉडीज में है अगर उसमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं तो वो भी दिक्कत देने वाली बात हो जाती है। क्यों हो जाती है समझेंगे अभी। हैवी मेटल्स कहाँ से आते हैं? हैवी मेटल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री से जो सीधे अपना कचरा डाल दे रही हैं। सेडिमेंट्स हो गए जो कि सॉइल इरोजन बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग से आते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के थ्रू भी आ रही होती हैं चीजें। पेस्टिसाइड्स हो गए जो हमारे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं, या फिर फार्म्स वगैरह में हम लोग डालते हैं फंजिसाइड्स वगैरह, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मेटल्स,
ठीक है। यूरेनियम कंटेनिंग मेटल्स हैं, अगर उनका हम माइनिंग करते हैं और जो बाकी का जो कचरा है अगर उसको वाटर में डाल देंगे तो साथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी चले जाते हैं। हीट कहाँ से आ रही है, अगर हीट का हम डालेंगे, हीट को अगर पानी में डाल दिया तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जो वहाँ पे जीव रह रहे हैं वो उतना टेम्परेचर झेल नहीं पाएंगे। वो कहाँ से आ रहा होता है, वाटर दैट इज यूज फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज, जो पानी को हमने यूज किया कूल करने के लिए, गर्म हो गया, वो गर्म पानी को हम लोगों ने सीधे रिवर में डाल दिया, रेज कर दिया उसका टेम्परेचर, जो कि हार्मफुल हो जाता है। तो इसको भी हम कैसे एज अ पोल्यूटेंट बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज अनडिजायरेबल चेंज। अब देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इस चीज को समझो। अगर हमारे एक पर्टिकुलर 1 यूनिट वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी फिशेस वगैरह सब कुछ यूज कर रही होती हैं, जो भी वहां पे वाटर में रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर उतने पानी में मैंने ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डाल दिया, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया जब ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तब उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अगर तुम लोगों ने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया तो बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उतने सारे ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में। अब अगर सारा का सारा ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज कर लेंगे तो बेचारे जीवों के लिए तो इतना कम ऑक्सीजन बचेगा, तो वो तो मर जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है उस पर यूनिट वाटर की। देखो यहाँ पे सीवेज का मैंने डिस्चार्ज किया, इस ग्राफ के थ्रू समझो, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे सीवेज का डिस्चार्ज किया तो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर आ गया, और बहुत सारा अगर ऑर्गेनिक मैटर आ गया तो यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है पर यूनिट वाटर, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। पर यूनिट वाटर हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, अब जितना ऑक्सीजन था वो तो सारा बैक्टीरिया ने यूज कर लिया ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करने के लिए, और यहाँ पे डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी क्योंकि बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कम होती जाएगी, वैसे वैसे वापस हमारा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वापस नॉर्मल पे आ जाएगी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वापस कम हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हमें एक्सप्लेन कर रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को, ठीक है। डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। सबसे पहला, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है। जितना एक बैक्टीरिया को जरूरत होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतना ज्यादा ही बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। क्लीन वाटर हैज अ बीओडी वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 5 ppm। हाईली पॉल्यूटेड वाटर में जो ऑक्सीजन की डिमांड है, डिमांड का मतलब इतनी ऑक्सीजन एक अमाउंट ऑफ वाटर में है, हमें और चाहिए जिससे हम जीवित रह सकें। जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बोलेंगे भैया हमारी डिमांड बढ़ चुकी है, ये बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन ले जा रहा है, हमें और ऑक्सीजन दो। यानी कि बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ गई है, डिमांड ज़्यादा करेंगे अब जीव, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए भैया, हम ऐसे जीवित नहीं रह पाएंगे। ये हमें समझना है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, ठीक है। चलो अब यूट्रोफिकेशन का मतलब समझो। जब फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन बच्चे पानी में बढ़ जाती है तब जो एल्गी की ग्रोथ है वो पानी में बढ़ जाएगी। अब जो एल्गी होता है वो सारा का सारा जो हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है पानी में वो ले लेगा, ठीक है। अगर उसने एल्गी ने वो सारा ले लिया तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो हम लोग फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन पानी में बढ़ गई, फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वहाँ पे एल्गी का फॉर्मेशन हो गया। देखो इतना ज़्यादा एल्गी का फॉर्मेशन हो गया कि हाथ में इस तरह से पानी में इतना सारा एल्गी आ रहा है, काई आ रहा है, इतना सारा काई आ जाएगा तो वही सारा ऑक्सीजन को ज़्यादा मतलब जो भी सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन को है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और उसको अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या बचा पानी में, फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ नहीं बचा। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना शुरू हो जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हार्मफुल हो जाता है। अब सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। सर्च कर रही थी, थक गई मैं बोलते बोलते यार। किसने, मानसी ने ना, हाँ तो ठीक है। क्या बोल रही है, क्या याद दिलाना है, कर तो रहे रिकॉर्ड।
डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, कैसे याद रखूँ मैं इसको? क्लोरो इथेन, ठीक है। 5 डिग्री राइस। सॉइल पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि माइनिंग, जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, जो हमारा हाउस से निकलने वाला नॉर्मल वेस्ट होता है, वो हमारा सॉइल पोल्यूशन करवा सकता है। जो प्लास्टिक्स हैं, जो हमारा इरोजन है, ये सब हमारे सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स जो होते हैं, जो कि हमारी क्रॉप्स होते हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सोर्सेज हमारे हो जाते हैं सबसे पहले पेस्टिसाइड्स, ठीक है। किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, बहुत कॉमन इंसेक्टिसाइड्स कौन से हो जाते हैं, जैसे कि क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक डीडीटी, बीएचसी। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बड़ा सा नाम है, ठीक है। तो वैसे जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हो जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एज दीज आर नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर, दे स्टे इन सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। पानी में इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो जाते कि पानी में घुल के चले जाएंगे, सॉइल में इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम तक रह जाते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। दे आर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड दीज कंटामिनेट द रूट क्रॉप्स लाइक रैडिश, कैरेट एक्सेट्रा, सॉइल में रह जाएंगे। और जो रूट क्रॉप्स होती हैं, रूट क्रॉप्स यानी कि जिसमें रूट में हमारा खाना स्टोर कर रहा है प्लांट, जैसे कि हमारा कैरेट हो गया, रैडिश हो गया, इनको इफेक्ट करते हैं। हर्बिसाइड्स जो होते हैं, दीज आर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स, नेमली सोडियम क्लोरेट जैसे, सोडियम आर्सेनाइट जैसे जो होते हैं हर्बिसाइड्स, दीज आर कॉमनली यूज, बट आर्सेनिक कंपोनेंट्स, ये जो टॉक्सिक होते हैं ये यार, ये, और इसकी वजह से इनको ज्यादा अब प्रेफर नहीं किया जाता है। अगर हम फंजिसाइड्स की बात करें तो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स आर द मोस्ट कॉमन फंजिसाइड्स, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है। अब इन एसोसिएशन विद सॉइल दीज प्रोड्यूस मर्करी, सॉइल के साथ मिलकर ये मर्करी प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत टॉक्सिक होता है एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो हम डायरेक्ट इस तरह से डाल दे रहे हैं पानी में, वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, सॉइल का पोल्यूशन कॉज करता है वो, ठीक है। इट हैज सीन दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर थ्रोन इनटू द वाटर और डम्प्ड इनटू द सॉइल। दीज इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विच आर मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बहुत टाइम तक ये सॉइल में रहते हैं और नुकसान करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, माइनिंग, सीमेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज जो वेस्ट हमारा डाल रही होती हैं, वो वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता कि टाइम के साथ में डिग्रेड हो जाएगा बहुत जल्दी, नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक सॉइल में रहेंगे और वहां पे पोल्यूट करते रहेंगे जो क्रॉप्स होती हैं उनको। उसके बाद में द डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इज नॉट डन बाय सुटेबल मेथड्स, सीधे पानी में डाल दिया, सीधे सॉइल में डाल दिया, प्रॉपर मेथड ही नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से पोल्यूशन हो रहा होता है और वही बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कवर कर लिया है। हमने देखा अलग अलग जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। इन सब के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर को समझा हम लोगों ने, एसिड रेन को समझा हम लोगों ने, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझा, उसके बाद में यूट्रोफिकेशन को समझा, वाटर पोल्यूशन हम लोगों ने देखा, सॉइल पोल्यूशन देखा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ये सारे पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। उसके बाद में अब हम समझने वाले एक अदर छोटा सा चैप्टर जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। अब जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो हमारे कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स हो जाते हैं। लिपिड्स हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहाँ थी? सेल मेम्ब्रेन में मौजूद थी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जिनका हमारा डीएनए और आरएनए बना होता है, जो हम लोग पढ़कर आए हैं ऑलरेडी बायोलॉजी में, डीएनए और आरएनए हमारा हेरिडिटरी होते हैं ये, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर्स जो होती है हमारे, जो ग्लूकोज होता है, जो सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, ये सब क्या है?
कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद में प्रोटीन्स, जो वो प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स बना रहे होते हैं हमारे शरीर में, कुछ हॉर्मोन्स भी बना रहे होते हैं, वो हमारे प्रोटीन्स, ये सब क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स यानी जीवित जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो इन्हीं के बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ठीक है, इन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि है न्यूक्लिक एसिड। ये अब हमें ये पता है कि जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें प्रोटीन था एक हिस्टोन, अगर तुम लोगों को याद हो तो रिवाइज करो, दिमाग में वापस चलाओ। हिस्टोन प्रोटीन के आसपास डीएनए रैप्ड अप होता है और वो अल्टीमेटली मिलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो जो डीएनए और आरएनए था बेटा उसमें, वो हमारा क्या है, वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड किसके बने होते हैं बेटा, वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब ये हमें समझना है कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो समझो, जो बच्चे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जैसे डीएनए आरएनए, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर हमारे न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किसके बने हुए हैं बेटा, तीन चीजों के। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स में बेसेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बेटा, दीज आर नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस और शुगर, शुगर क्या है, शुगर कौन कौन सी, एक होती है राइबोज शुगर, एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट। ये तीन चीजें हैं, एक नाइट्रोजनस बेसिस, एक शुगर और एक फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। बेसिस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट गिव्स अस न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे मिलकर हमें देते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा है, दूसरे कलर से बनाती हूँ, थोड़ा विजिबल होगा। अरे कलर ही चेंज नहीं हुआ, रुको एक सेकेंड। देखो, इस तरह का जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, इसकी जो बैकबोन है बच्चे, ये जो बैकबोन है ये किसकी बनी हुई होती है, ये बैकबोन बनी होती है हमारी शुगर प्लस फॉस्फेट्स की। ठीक है, और इसी में बीच बीच में इस तरह से हमारे नाइट्रोजनस बेसेस निकले हुए होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसेस निकले हुए होते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। देखो, अब नाइट्रोजनस बेसिस बेटा 5 तरह के मौजूद होते हैं। कौन कौन से 5 तरह के, सबसे पहला हमारा होता है गुआनिन। ठीक है, उसके बाद में एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक है, ये 5 हमारे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर अप करता है, जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयर अप। पेयर अप का मतलब क्या है, हम लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था उसमें एक के आगे दूसरा लगा हुआ था ना, नाइट्रोजनस बेस एक के साथ में दूसरा, तो हमेशा ए टी के साथ मिलता है और सी हमेशा जी के साथ मिलता है। यानी एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर अप करता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयर अप करता है। अब यहाँ पे एक यूरासिल भी हम लोगों को दिख रहा है, तो उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। देखो, जब हम लोगों ने यहाँ पे शुगर पढ़ी थी तब सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया था शुगर के अंदर। तो बेटा शुगर में ये जो राइबोज शुगर होती है ये आरएनए में होती है, और डीऑक्सी राइबोज जो होती है वो होती है डीएनए में। ठीक है, शुगर में पहला डिफरेंस शुगर में आ जाता है, दूसरा डिफरेंस हमारा इसमें आ जाता है, थायमीन हमारा डीएनए में होता है और यूरासिल हमारा आरएनए में होता है। ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे डीएनए और आरएनए में। यहाँ देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम आरएनए का फुल फॉर्म जब लिखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोज शुगर मौजूद होती है, और यहाँ पे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कौन सी शुगर मौजूद होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर यहाँ पे बेटा मौजूद होती है। दूसरा फर्क क्या था कि यहाँ पे आरएनए में तो यूरासिल होता है नाइट्रोजनस बेस, और डीएनए में कौन होता है, थायमीन। तो डीएनए में थायमीन जुड़ रहा है एडेनिन के साथ, आरएनए में यूरासिल जुड़ता है एडेनिन के साथ। ये दो फर्क हैं हमारे मेजर डीएनए और आरएनए में।
अब देखो, अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो बेटा ये ग्रीक वर्ड से आता है प्रोटियोस, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। हम प्रोटीन्स हमारे आसपास कितनी सारी चीजों में देखते हैं। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो अलग अलग एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं, वो प्रोटीनेशियस होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था कि एंजाइम्स किस चीज के बने होते हैं, और आंसर क्या गया था, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स बने होते हैं बच्चा किससे, जिस तरह से हमारा न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना था, उसी तरह से हमारे प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, बहुत सारे अलग अलग अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे बॉल्स हैं अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स। ये बेटा एक चेन बना लेते हैं, ठीक है, चेन बना लेते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, दो अमीनो एसिड्स किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड से। और ये भी क्वेश्चन आया था, किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो लॉन्ग चेन होती है पेप्टाइड बॉन्ड से जो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ये अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको अभी हम समझने वाले हैं ओवरऑल एक प्रोटीन को बनाने के लिए। तो चलो स्ट्रक्चर्स की बात भी करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, दो प्रकार के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या मतलब है, हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं ऑलरेडी, जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि उन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और एसेंशियल जो हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं, जिनको हमें बाहर से लेने की जरूरत है, एसेंशियल है हमारे लिए इनको बाहर से लेना, तो उनको हम बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो हमारे शरीर में ऑलरेडी बन रहे हैं वो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के। अब देखो, ऑल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ग्रोथ। सिंस एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी, दे हैव टू बी कंज्यूम्ड विद फूड। ये सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, जिनको हमें खाने के साथ में लेना ही पड़ता है। ठीक है, चलो इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो अमीनो एसिड्स अगर सिंपल सी चेन ही बना लेंगे अगर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसमें सिर्फ एक चेन मौजूद है। ठीक है, अमीनो एसिड्स को चेन में जोड़ दिया, एक एक अमीनो एसिड को इस तरह से जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू हेलिसेस और शीट्स। ठीक है, या तो उसको गूंथ दिया दो हम लोगों ने अमीनो एसिड्स की चेन्स को, या फिर शीट्स के फॉर्म में बना दिया, तो वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोगों ने इसको और 3 डायमेंशनल पैकिंग कर दी इसकी, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ प्लीट्स बनाए थे या फिर शीट्स बनाए थे, अगर उसको और 3D स्ट्रक्चर दे दिया तो आ जाएगा हमारा टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। और अगर अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स की चेन्स को हम लोगों ने मिला दिया है पूरा का पूरा, तो वो हमारा बन जाएगा क्वार्टरनरी। मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन बन जाएगी उसमें। ठीक है, मोर देन 1 अमीनो एसिड चेन अगर जुड़ रही है तो वो हमारा क्वार्टरनरी बनाएगा। सबसे पहले एक चेन का बना हुआ हमारा प्राइमरी, प्राइमरी को हम लोगों ने थोड़ा सा लोकली फोल्ड कर दिया अगर, ठीक है, तो वो हेलिक्स बना लेगा, शीट्स बना लेगा। थोड़ा सा और इसको अगर 3D स्ट्रक्चर दिया तो टर्शरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े, हम लोगों ने अलग अलग अमीनो एसिड की चेन्स को ले लिया, तो वहां पे एक से ज्यादा अगर अमीनो एसिड की चेन को ले लिया, तो वो हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना लेगा बच्चे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। चलो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स में प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ हमारे जो नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से होगा, हमारा सबसे कॉमन हमारा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लूकोज। सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। किस बेसिस पे होते हैं कि ये जब पानी में मिलते हैं तो इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है उसको मैंने पानी में डाला, तो कितने हमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स दे रहा है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइज होकर वो हमें पार्ट्स मिले हैं। किस बेसिस पे होता है, देखो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स अगर हमें एक ही टाइप के दिए हैं, ठीक है,
डाइसैकेराइड जिसमें दो शुगर्स होंगे, और ये दोनों किस में आते हैं, सिंपल में। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस अगर एक ही हमें शुगर दिया है तो वो हो जाएंगे मोनोसैकेराइड्स, अगर दो दिए हैं तो डाइसैकेराइड्स, और कॉम्प्लेक्स यानी कि एक से ज्यादा दिए हैं, दो से ज्यादा दिए हैं तो वो आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। फ्रक्टोज हमारा क्या होता है, फ्रूट शुगर के नाम से भी हम फ्रक्टोज को जानते हैं। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर, माल्टोज हमारा हो जाता है, लैक्टोज हमारा हो जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, माल्टोज लैक्टोज हमारे डाइसैकेराइड के अंदर आ गए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी होते हैं उनको भी याद रख लेंगे, जैसे फ्रूट शुगर याद रख लिया, गैलेक्टोज को हम लोगों ने कैसे याद रख लिया, एज ब्रेन शुगर। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। डाइसैकेराइड्स यानी कि जो दो अलग अलग पार्ट्स के मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आ जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है अपना खाना, ये बताना मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कि प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, और हमारे एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसके बाद में डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल्स, डाइसैकेराइड्स जो दो मोनोसैकेराइड्स के मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिलकर बना हुआ है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। लैक्टोज जो हमारा मिल्क शुगर होता है बेटा, वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का बना होता है। माल्टोज जो होता है वो दो ग्लूकोज को मिलाकर बना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। Perfect. Refraction. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोग याद रखेंगे वो ये रखेंगे कि जो हमारे प्रोटीन्स थे बच्चे, प्रोटीन्स में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोटीन्स वर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट। एंड इन अमीनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा है जो और ज्यादा टूट नहीं सकता, तो वो था हमारा मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, तो ये हमें याद रखना है कि ये बॉन्ड होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन में
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सोल्यूशन में हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ था। सोल्यूशन को हम लोगों ने ऐसे तो समझ ही लिया था, पढ़ ही लिया था। स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन क्या होता है कि हमने सोल्यूशन में कितना सोल्यूट मिलाया है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मेजर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला आ जाता है हमारा मास परसेंटेज, यानी कि हमने कितना मास सोल्यूट मिलाया है सोल्यूशन के अंदर into 100 since we are finding out the percentage। वॉल्यूम परसेंटेज देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास परसेंटेज में हम लोगों ने मास की बात की थी। वॉल्यूम परसेंटेज इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है ये ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास परसेंटेज में मास अपॉन मास, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। उसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली तो हम लोग इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें लार्ज बॉडीज की बात करनी होती है जैसे कि ओशियंस हो गए, वहां पे अगर हमें कंसंट्रेशन बतानी होती है तो हम पर मिलियन का यूज करते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶, ठीक है, हमें पार्ट्स पर मिलियन बताने हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि अगर हमारा ए घुला हुआ है बी के अंदर या बी घुला हुआ है ए के अंदर, ठीक है, तो ए का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ए और बी के मोल्स को मिला दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज हम लोगों ने 4 मोल सोल्यूट ऐड किया है, 4 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया है 16 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो अगर मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का तो हम कैसे निकालेंगे, 4/4 + 16 20, ये हमारा किसका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह से हम बी का निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तरीका हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बेटा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कितने मोल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में मौजूद हैं उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। कंपेयर करो इसको मोलैलिटी से, यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे केजी है बेटा, यहाँ पे मास है, मोलैरिटी में ये वॉल्यूम था, इस चीज को याद रखोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज हमारी याद रखने वाली थी यहाँ पे मोलैरिटी और मोलैलिटी में। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने आज देखा सबसे पहले एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, जहां पे हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये सारे हमारे एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है जो हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचा रही होती है, वो कैसे डिप्लीट हो रही है, ठीक है, किन पॉल्यूटेंट्स की वजह से डिप्लीट हो रही है। उसके बाद में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन देखा जिसमें हम लोगों ने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में यूट्रोफिकेशन देखा कि फॉस्फेट आयंस बढ़ जाएंगे तो एल्गी आ जाएगी, एल्गी आ जाएगी तो वो जितना डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको खा लेगी, तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स के पास बचता ही नहीं है ऑक्सीजन, वो हो जाता है हमारे यूट्रोफिकेशन। उसके बाद में हम लोगों ने सॉइल पोल्यूशन की बात की, फिर हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स को, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने देखा सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए को देखा। न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ था, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था। न्यूक्लियोटाइड्स जो थे हमारे उसमें 3 चीजें आ रही थी, नाइट्रोजनस बेस आ रहा था, उसके बाद में शुगर्स आ रहे थे और क्या आ रहे थे, फॉस्फेट्स आ रहे थे, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट्स मिला के हमारा बैकबोन बना रहे थे, बीच में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडेनिन जो होता है वो थाइमीन के साथ जुड़ता है, जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और डीएनए और आरएनए में क्या फर्क था कि डीएनए में हमारा थाइमीन होता है, उसी की जगह
हमारा जो आरएनए होता है उसमें यूरासिल होता है, और जो शुगर का डिफरेंस है, राइबोज शुगर आरएनए में होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में मौजूद थी, वो हमारी मौजूद होती है डीएनए में। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन्स को देखा कि भैया बहुत सारे एंजाइम्स जो हमारे होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं कुछ जो प्रोटीन्स के बने होते हैं, और प्रोटीन्स में हम लोगों ने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड्स के बीच में, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने देखा मोनोसेक्राइड्स को देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि दो मोनोसेक्राइड्स मिलकर क्या बना रहे थे, डाइसेक्राइड्स बना रहे थे, पॉलीसेक्राइड्स बना रहे थे, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स फिनिश किया। एंड में हम लोगों ने देखा कि जो सॉल्यूशंस थे उनकी स्ट्रेंथ हम कैसे बताते हैं, तो बेटा उनकी स्ट्रेंथ हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स, लाइक हमारे मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, मोलारिटी, मोलालिटी। इनका एक मैंने जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया है क्योंकि सिर्फ इतने ही लेवल तक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम लोग नेक्स्ट क्लास में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम रिवाइज करके आओगे। इन दोनों चैप्टर से 10-10 एमसीक्यूज मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जो तुम लोग सॉल्व करोगे। 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं, इसी तरह से हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। और अगली क्लास से हम श्री गणेश करने वाले हैं फिजिक्स का, बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ में, वो टॉपिक जो हमें पूरी फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए अस्त्र शस्त्र देने वाला है। उस टॉपिक से हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सी शुरुआत होने वाली है, बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है फिजिक्स की भी। तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल टेंशन ना लें, एग्जाम निकालेंगे साथ में फोड़ कर आएंगे, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखें। और अ हेल्दी बॉडी जो होती है वो कहाँ होती है, एक हेल्दी माइंड के साथ में होती है। और अगर हेल्दी बॉडी रखनी है तो क्या करना है बेटा, तो हम लोगों को अच्छा खाना पीना है। अपने सेहत का इस मौसम में बहुत ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्दी बॉडी, वो मैं बार बार कोट भूल रही हूँ, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, वो बार बार मेरे दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अच्छा खाए पिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। वंदे मातरम।